जनमत की बात आर के जायसवाल के साथ इस कार्यक्रम में फिर से एक बार आपका स्वागत है। अपनी नाकामी का ठिकरा विपक्ष पर मत फोड़िए साहब, देश का बुरा हाल आपने किया है। इतिहास जब लिखा जाएगा नरेंद्र मोदी सरकार का दौर काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं सरकार का आलोचक हूं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार ने गरीब लोगों के लिए कोई भी वैसा ठोस कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं किया जिससे आम लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव हो। कभी प्रति सिलेंडर 300 रुपये मिलने वाली आज 900 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया, ये कहकर कि हम उज्ज्वला योजना के तहत गरीब लोगों को मुफ्त में सिलेंडर दिया है। जबकि सच्चाई ये है कि फ्री सिलेंडर भी नहीं था, सब्सिडी के नाम गरीब लोगों से पूरी कीमत को वसूला गया, लेकिन सिलेंडर की कीमत नहीं घटा। हम लोग एक तरह से यह कह सकते हैं कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस योजना को लाया गया, जो हमेशा के लिए योजना बना दिया गया गरीब के नाम पर, गरीब को लूटने के लिए। वही हाल डीजल पेट्रोल का भी हुआ। एक समय ऐसा था जो कभी कभार महीनों में ₹2 प्रति लीटर बढ़ता था। आज इस सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है कि अब हर रोज डीजल पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी होती है, लेकिन आम लोगों को इसका पता ही नहीं चलता, जिससे सरकार का विरोध हो सके। सरकार हमेशा से विकास की बात करते आई है, लेकिन इतिहास उठाकर देखें तो आज़ादी के बाद चाहे जिसकी भी सरकार आई है, किसी सरकार के शासन में देश की जीडीपी -0 से नहीं गया है। लेकिन इस सरकार में ऐसा हुआ, यानी विकास दर 0 से भी नीचे पहुंच गया। जनता को याद होगा 2014 लोकसभा चुनाव के समय बाबा रामदेव और नरेंद्र मोदी ने पूरे देश भर में जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार किया और लोगों के दिमाग में ये बात डाल दिया कि देश भर में बहुत बड़ा कर्ज कांग्रेस की सरकार ने लिया। जबकि सच्चाई ये है कि 1947 से लेकर 2014 तक जितनी भी तमाम सरकार बनी उस सब ने मिलकर 54.90 लाख करोड़ का कर्ज लिया था। वही 2014 से 2020 तक बढ़कर यही कर्ज 101.3 लाख करोड़ पहुंच गया। यानी जितनी भी सरकारें में मिलकर कर्ज लिया था उसके करीब करीब कर्ज अकेले नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 6 साल के कार्यकाल में लिया है। क्या ये सच नरेंद्र मोदी देश को बताने की हिम्मत करेंगे? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है पिछले 13 सालों में उतना पैसा स्विस बैंक में जमा नहीं हुआ जितना पिछले 1-2 सालों में हुआ है। 213% के साथ लगभग 20,000 करोड़ से अधिक था। क्या ये देश को बताने की हिम्मत करेंगे नरेंद्र मोदी? 2014 में महिला सुरक्षा का ढोल पीट कर सत्ता में आई मोदी सरकार अब देश को ये बताना क्यों बंद कर दिया कि अब हर साल देश भर में कितने महिलाओं के साथ रेप होता है। यही हाल किसानों के साथ हुआ। ये आंकड़े लोगों के सामने आने से पहले उसे क्यों रोक दिया गया? पूर्व की तमाम सरकारें के शासन काल में देश भर में जितने भी किसान आत्महत्या करता था उसके आंकड़े लोगों के सामने लाया जाता था, जिसके बदले में बीजेपी सड़कों पर आकर विरोध जताती रही है। आज बीजेपी सत्ता में है, किसान की आत्महत्या दर बढ़ रहा है, फिर लोगों के सामने वो आंकड़े क्यों नहीं आते? वही हाल आज से सरकार बैंक का कर रही है। एक के बाद एक कई बैंक डूब गई है, चाहे वो पीएमसी बैंक हो या यस बैंक हो। बैंकों में अपनी जमा पूंजी को रखकर देश की जनता ये सोचती थी कि सरकार हमारे पैसों की देखभाल करेगी, उस पर ब्याज देगी, लेकिन आज ऐसी हालत हो गई है बैंकों से लोग अब डरने लगे हैं। पैसे जमा करने से उनका भरोसा उठ गया है बैंकों से। वही हालात आपने नोटबंदी के जरिए देश के साथ किया। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 1 रुपए का। नोटबंदी से किसको क्या मिला इसका जवाब तो आज तक आपकी सरकार ने जनता को नहीं दिया। लेकिन फैसले से जो सबसे अधिक युवाओं को जॉब देने आई प्राइवेट कंपनी, उसका आपने सारा व्यापार ठप कर दिया। सैकड़ों लोग लाइन में मर गए, लेकिन आज तक सरकार ने नहीं बताया उस फैसले से देश की जनता को क्या मिला। जबकि उस फैसले के बाद देश की अर्थव्यवस्था धरातल में पहुंच गई है, जो अब ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रही है। अब आपको सरकार किसान को लेकर बिल लाई है, किसके इशारे पर लाए हैं?
आपको खुद अच्छे से पता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि देश की जनता हमारे साथ है। तो जरा बताइए, आज सड़कों पर आंदोलन कौन कर रहा है? फिर आप कहते हैं विपक्ष हमारा साथ नहीं दे रहा है। आप बताएं, ये देश लोकतांत्रिक देश है ना, यहाँ सदन होता है जहाँ पर सभी दल के नेता होते हैं जो सभी अपने अपने एरिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या आपने इस बिल को लेकर उनसे चर्चा किया? नहीं किया। फिर आज आप उनसे उम्मीद क्यों करते हैं आपका साथ देंगे? जब आपने उनका साथ नहीं लिया तो आपको वह क्यों साथ देंगे? आज आपको एक बार स्कूल कॉलेज ट्रेन क्या बंद करना पड़ गया? 1 साल होने को है, सही सुचारू रूप से चालू नहीं करवा पा रहे हैं, फिर आप कहते हैं विकास हो रहा है। साहब, हमारा देश और देश के नेता तो ऐसे थे कि 27 फरवरी 1994 को पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC के जरिए प्रस्ताव रखा। उसने कश्मीर में हो रहे कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर भारत की निंदा की। संकट यह था, अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता तो भारत को UNSC के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता। उस समय केंद्र में PV नरसिम्हा राव की सरकार थी। कई तरह से चुनौतियों का सामना कर रहे तत्कालिक PM राव ने इस मसले को खुद अपने हाथों में लिया और जिनेवा में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए सावधानी पूर्वक एक टीम बनाई। इस प्रतिनिधि मंडल में तत्कालीन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, E अहमद, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और हामिद अंसारी तो थे ही, इनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। वाजपेयी उस समय विपक्ष के नेता थे और उन्हें इस टीम में शामिल करना मामूली बात नहीं थी। यही वह समय था जब देश के बचाव में सभी पार्टी और धर्म के नेता एक साथ खड़े हो गए थे। इसके बाद नरसिम्हा राव और वाजपेयी ने उदार इस्लामिक देशों से संपर्क शुरू किया। राव और वाजपेयी ने ही OIC के प्रभावशाली 6 सदस्य देशों और अन्य पश्चिमी देशों के राजदूतों को नई दिल्ली बुलाने का प्रबंध किया। दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी ने जिनेवा में भारतीय मूल के व्यापारी हिंदुजा बंधुओं को तेहरान से बातचीत के लिए तैयार किया। वाजपेयी इसमें सफल हुए। ये हमारा देश था और देश के नेता थे जो विपक्ष के नेता को भी सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करने भेजा जाता था। एक आज आप हैं, फिर आप उम्मीद करते हैं विपक्ष से। खैर जो भी हो, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा आपने टीवी के जरिए भले ही बहुमत लाया हो, लेकिन आपने अपना एजेंडा थोपने के लिए, अपनी जिद को मनवाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को, संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त कर दिया, जो अब किसी भी सरकार को ठीक करने में कई दशक लग जाएंगे।